आप समीक्षा अधिकारी बनने जा रहे हो तो होता क्या है कि इसमें ये भी देखा जाता है कि आप संक्षेप में उसके बारे में बता तो दो कि 2 पुस्तकें हैं जो निश्चित रूप से जहाँ से आयोग प्रश्न उठाता है तो 60 नंबर तक पाया जा सकता है। इसका सीधा प्रमाण मैं हूँ, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है विभांशु। स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज हमारे साथ प्रज्ञा प्रवाह चैनल के संस्थापक डॉक्टर सीएल त्रिपाठी सर बैठे हैं, जो कि ऑलरेडी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो संचालित होती है अभ्युदय योजना के तहत जो कोचिंग चलाई जाती है, जहां से एस्पिरेंट अपनी तैयारी करते हैं यूपीएससी और पीसीएस के लिए। सर वहां पर भी अध्यापन का कार्य करते हैं, वहां पर पढ़ाते हैं। बहुत सारे बच्चे सर के निर्देशन में वहां पर तैयारी कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे सिलेक्ट भी हुए हैं। अभी आप लोगों ने हमारा कुछ टाइम पहले का वीडियो देखा होगा जो 2022 के सिलेक्टेड कैंडिडेट थे, तो उनमें से कई सारे कैंडिडेट्स थे जो कि सर के निर्देशन में तैयारी कर रहे थे। तो आज की इस वीडियो में जानेंगे, क्योंकि बहुत सारे छात्र आप में से जुड़े होंगे हमारे साथ जो कि आरओ की तैयारी कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे आरओ के एग्जाम में चाहे प्री की बात करें या फिर मेंस की बात करें, तो वहाँ पर हिंदी का पार्ट होता है और निबंध का होता है। तो उनमें किस तरीके से तैयारी उसकी करनी चाहिए ताकि वहाँ पर हमें ज़्यादा से ज़्यादा नंबर प्राप्त कर सके। तो चलिए सर से हम बात करते हैं। सर सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। बहुत बहुत आभार विभांशु जी। अभी कुछ दिन पहले 23 अगस्त को आपका दिन था। विभांशु का भी प्राय चंद्रमा भी होता है, जो विवाह का अंशु हो, प्रकाश हो, और आप यहाँ पर आए और हमारा जो चंद्रयान मिशन है वो आपके यहाँ पर पहुँचा। तो इस प्रकार से ये निश्चित रूप से हमारे लिए भी और आपके लिए भी गर्व और गौरव का विषय है। दूसरी बात जो आपने कही कि हमारे संचालन में इतने छात्र सफल हुए हैं, इतने प्रतियोगी सफल हुए हैं, मैं केवल इतना कहना चाहूँगा कि मेरी वहाँ पर एक प्रेरक की भूमिका होती है। सब में वो परमात्मा द्वारा निहित क्षमता होती है, और इसके संदर्भ में बारंबार ये कहता हूँ कि गुण एक से एक प्रखर छिपे मानवों के भीतर, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है ना। तो हमें, मेरा काम केवल ये रहता है कि जिसके पास बल है और वह अपने बल का प्रयोग नहीं कर रहा है, तो मेरी भूमिका जौ मंत्र के रूप में रहती है। हनुमान जी हैं, वो बैठे हुए हैं, लेटे हुए हैं, तो ऐसे जो प्रतियोगी लेटे रहते हैं, बैठे रहते हैं, तो मैं उनको केवल यही बोलता हूँ, जैसे जौ मंत्र ने बोला, कहा रिच पद सुन हनुमाना, का चुप साथी रहा बलवाना, राम काज लग तव अवतारा, सुनते ही भयो पर्वताकारा। आपका अवतार इसलिए हुआ है, राम के काज के लिए हुआ है। राम के काज का मतलब प्रतियोगियों के संदर्भ में राम काज क्या है? जो उनकी परीक्षा है। अगर वो पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो उनको भगवान के द्वारा राम काज का जो अभिप्राय है वो यही है कि जो उनका सिलेबस है, उस सिलेबस को अपना तैयार करें, उसको ठीक से पढ़ें, उसको समझें और उसी के अनुसार अपनी भूमिका का निर्वहन करें। जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में समीक्षा अधिकारी का प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा, इसमें 2 चरण होते हैं। इंटरव्यू इसमें नहीं होता है। प्रारंभिक परीक्षा का जो इसका पाठ्यक्रम है 2 भागों में बटा हुआ है। एक भाग सामान्य अध्ययन का है और दूसरा भाग जो है वह सामान्य हिंदी का है। सामान्य हिंदी में इसमें जो 6 खंड हैं, जो कि चूँकि प्रारंभिक परीक्षा है तो प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों में सामान्य हिंदी से संबंधित एक पोर्शन बहुविकल्पी प्रश्नों का रहता है। तो बहुविकल्पी प्रश्न में जैसे विलोम है, ठीक है, पर्यायवाची है, विशेषण विशेष्य हैं, तद्भव तत्सम है। तो इस प्रकार से उसमें खंडों में बटा हुआ है। अब इसके संदर्भ में स्रोत की बात क्या है, तो देखिए, इस स्रोत के संदर्भ में हमेशा हमें, चाहे वह सामान्य अध्ययन से संबंधित वस्तु हो या सामान्य हिंदी से संबंधित वस्तु हो, हमें एक प्रामाणिक पुस्तक अवश्य रखनी चाहिए। तो प्रामाणिक पुस्तक के रूप में 2 पुस्तकें हैं जो निश्चित रूप से जहाँ से आयोग प्रश्न उठाता है। जैसे वासुदेव नंदन की है और दूसरी किसकी है, हरदेव वाहिरी की। ये दोनों जाने माने हिंदी के विशेषज्ञ रहे हैं। और वासुदेव नंदन ने तो जो कामता प्रसाद गुरु ज्ञानपीठ प्रकाशन से उनकी सामान्य हिंदी की पुस्तक है, उसका उद्धरण भी बारंबार दिया है। और पिछली बार समीक्षा अधिकारी में पूछा भी गया था कि प्रविशेषण शब्द को किसने विशेषण का एक प्रकार माना है, किस पुस्तक में लिखा हुआ है। तो ये किस में लिखा हुआ है, ये किसने माना हुआ है, कामता प्रसाद गुरु ने माना है। उसके बाद फिर ये होता है कि इससे संबंधित जो प्रश्न पूछे गए वो कहाँ मिलेंगे। तो उसके लिए तो एक तो घटना चक्र का पुनरावलोकन देख लेना है, और दूसरा एक यूनिवर्सल प्रकाशन है। यूनिवर्सल प्रकाशन की राजपाल सिंह की सामान्य हिंदी आती है, उसको भी मैंने देखा है और वो मेरे शिष्य रहे, उन्होंने उसको बढ़िया से लिखा भी है। तो उसमें
भी इस प्रकार के जितने भी अभी संभावित जितनी परीक्षाएं हुई हैं उन सभी प्रश्नों का उन्होंने उसमें संकलन किया हुआ है। तो उसमें आपको क्या करना है, उसमें जो आए हुए प्रश्न हैं उन प्रश्नों के उत्तर हैं उनको आपको देख लेना है। और फिर भी अगर लगता है कि कहीं कोई दिक्कत है तो आप प्रज्ञा प्रवाह चैनल पे कमेंट करके उसको पूछ सकते हैं और निश्चित रूप से उसका उत्तर दिया जाएगा। तो ये तो हो गया किससे संबंधित, बहुविकल्पीय प्रश्नों से संबंधित। या प्रारंभिक परीक्षा के संदर्भ में भी वही सही है और मुख्य परीक्षा के संदर्भ में वही है। सर जी जैसे कि प्री के लेवल पर बात करें तो इंटरनेट पर बहुत सारे वीडियोस लोग देखते रहते हैं, क्योंकि डेली कोई ना कोई आरओ से रिलेटेड वीडियो आता रहता है। जी जी तो उसमें मतलब लोग बताते हैं कि हिंदी 60 नंबर का होता है, तो 55 से लेके 58 नंबर तक हमें उसमें गेन करना चाहिए। तो आपके हिसाब से क्या लगता है, मतलब मैक्सिमम कितना नंबर तक किया जा सकता है? निश्चित रूप से इसमें मैं अगर कहूँगा कि मैं खुद 60 में 60 नंबर पाया था कभी, जब मैं बेरोजगार था, आज बेरोजगार हूँ, तो आपको लगेगा अतिशयोक्ति थे, लेकिन हो सकता है कहीं वो मार्कशीट मिल जाए तो आपको मैं दिखा दूंगा। तो 60 नंबर तक पाया जा सकता है, इसका सीधा प्रमाण मैं हूँ। और आप चाहो तो वहाँ लोक सेवा आयोग में एक सूचना का अधिकार डाल करके पूछ भी सकते हो। तो कुछ ऐसे लोग हैं जो 50 से लेकर के 55 तक पा रहे हैं, और अगर आप उसमें 50 से नीचे जा रहे हो तो निश्चित रूप से जो सफलता की श्रेणी है वहाँ पर भी आप नीचे जा रहे हो। तो इसमें आपको करना पड़ेगा, बहुत सरल है, इतना कठिन नहीं है। प्रामाणिक पुस्तकों को देखिए, आए हुए प्रश्नों को देखिए। अब यहीं पर सर मेंस में जो ड्राफ्टिंग वगैरह वाला पेपर होता है जिसमें आपको फॉर्मेट मतलब लिखना होता है, जी क्या जी 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 कुछ चीज़ें लिखने वाला भी होता है, तो उसके बारे में थोड़ा बताएं कि वहाँ पर किस तरीके से अच्छा किया जा सकता है। ठीक है, देखिए जो मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम है उसमें समीक्षा अधिकारी में, चूंकि समीक्षा अधिकारी की चर्चा हो रही है, तो एक पोर्शन उसका वर्णनात्मक होता है, इसको हम डिस्क्रिप्टिव कहते हैं। और दूसरा सामान्य हिंदी का पोर्शन क्या होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, बहुविकल्पीय होता है। बहुविकल्पीय के संदर्भ में चर्चा हो चुकी है, यही रणनीति वहाँ पर भी काम कर रहेगी। दूसरा जो वर्णनात्मक प्रश्न पत्र है वह समझिए कि इस रूप में बटा हुआ है। पहला उसका खंड है व्याख्या का खंड है, व्याख्या रहती है, शीर्षक रहता है, शीर्षक के बारे में, और सारांश। ठीक है, यह 21 नंबर का रहता है। अब देखिए जो शीर्षक है, सामान्य रूप से अगर कोई गद्यांश दिया है, सपोज करिए कि उसमें साहित्य और जीवन के संदर्भ में वर्णन लिखा है, तो लोगों ने लिख दिया, वहाँ पर 3 नंबर का रहता है, लोगों ने वहाँ पर लिख दिया कि इसका शीर्षक साहित्य और जीवन है। अगर आपने इतना लिखा तो फिर आपको अधिक से अधिक 1.5 नंबर मिल सकते हैं, या बहुत सटीक लिख दिया तो 2 नंबर मिलेंगे। लेकिन समझिए कि आप समीक्षा अधिकारी बनने जा रहे हो, तो होता क्या है कि इसमें ये भी देखा जाता है कि आप संक्षेप में उसके बारे में बता तो दो कि शीर्षक क्या है। तो इसलिए अगर आपने वहाँ पर 2 लाइन ये भी लिख दी कि शीर्षक वह होता है, शीर्षक जैसा कि नाम से स्पष्ट है, गद्यांश का शीर्ष भाग होता है, और यह गद्यांश के मुख्य प्रतिपाद को प्रतिबिंबित करता है। इससे गद्यांश का मुख्य प्रतिपाद्य ध्वनित होता है, प्रतिबिंबित होता है, दिखता है। आपने ये 2 लाइन लिख दी, इस आधार पर, ये कसौटी है, इस कसौटी के आधार पर प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक साहित्य और जीवन रखना उचित होगा, समुचित होगा, समीचीन होगा। तो इसमें आपको पूरे के पूरे 3 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो प्रस्तुतिकरण सबसे महत्वपूर्ण पहलू होता है। ये शीर्षक की बात हो गई। अब दूसरा व्याख्या है। हर चीज़ की एक संरचना होती है सामान्य हिंदी का पेपर, लेकिन सामान्य हिंदी भी इतनी सामान्य नहीं है जितना इसको लोग समझ लेते हैं। इसमें विशिष्ट पहलू यह है कि बिल्कुल इसमें गणित की तरह नंबर मिलते हैं। गणित की तरह नंबर तब मिलते हैं जब एक बना बनाया ढांचा है। निश्चित ढांचा का मतलब क्या, कुछ लोग लिख देते हैं संदर्भ, कुछ लोग लिख देते हैं प्रसंग, कुछ लोग सीधे व्याख्या लिख देते हैं। तो इसमें हमें ध्यान देना पड़ेगा कि अगर किसी गद्यांश की उसमें पंक्ति की व्याख्या आती है तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ता है, संकेत के रूप में जो पहली पंक्ति है, जो पंक्ति है उसका पहला शब्द और अंतिम शब्द की हम इसकी व्याख्या करने जा रहे हैं, वो क्या हो गया, संकेत हो गया। उसके ठीक नीचे हमको क्या लिखना है, प्रसंग। प्रसंग का मतलब क्या होता है, प्राउपसर्ग है, संग माने साथ साथ। हम ये बता रहे हैं कि हम इस पंक्ति के साथ चल रहे हैं। उसमें हम बताते हैं कि प्रस्तुत पंक्ति में लेखक के द्वारा साहित्य और जीवन के संदर्भ में वर्णन किया गया है। एक लाइन ये हो गई। उसके बाद हम किस पर आते हैं, व्याख्या। व्याख्या का मतलब होता है विशेष आख्या। आख्या माने ज्ञान होता है। हम इसके बारे में विशेष रूप से कथन करने जा रहे हैं। तो उसमें क्या करेंगे, जो पंक्ति का अर्थ है सबसे पहले उसको सरल रूप में स्पष्ट कर देंगे। फिर उसको क्या करना है, फिर हमको उसको विस्तार देना होता है। हमने शीर्षक की बात कर ली,
दूसरा खंड क्या है, व्याख्या की बात कर ली। तीसरा सारांश पूछा जाता है। सारांश का मतलब क्या होता है, सार, सार माने मुख्य भाग, और उस मुख्य भाग का भी हमको क्या लगना है, अंश। अंश माने क्या होता है, भाग होता है। ये ठीक वैसे जैसे जो कबीर दास का दोहा है कि साधु वैसा चाहिए जैसा शुभ सुभाए, सार सार को गही रहे थोथा दे उड़ाए। तो जितना भी थोथा है गद्यांश में, कोई केवल सार भाग ही नहीं रहता, उसमें तमाम चीज़ें रहती। थोथा, तो थोथा किस रूप में रहता है, मुहावरे के रूप में रहता है, लोकोक्ति के रूप में रहता है, उदाहरण के रूप में रहता है, उद्धरण के रूप में रहता है, कथन के रूप में रहता है। तो जब हम सारांश लिखें तो इन सब भागों को उड़ा दें। एक ही बात याद रखना है। दूसरा बात याद रखना है कि जो गद्यांश है उसका लगभग 1/5 भाग। इसके संदर्भ में भिन्न भिन्न बातें मिलती। कुछ लोग कहते हैं 1/10 होना चाहिए, कुछ लोग 1/5 कहते हैं, कुछ लोग 1/3 कहते हैं। लेकिन जो मानक है वहाँ पर परीक्षक लेकर के गिनता नहीं है कि 1/5 है कि 1/2 लेकर तराजू नहीं बैठा रहता है, लेकिन 1/5 से अधिक नहीं होना चाहिए। इसमें भी जब लिखा जाता है तो बहुत से बच्चे हमारे पास उत्तर पुस्तिकाएँ आती हैं, अनेक लोग लिखते हैं कि प्रस्तुत गद्यांश में लेखक क्या कहना चाहता है। ठीक है, प्रस्तुत गद्यांश में लेखक क्या बताना चाहता है, लेखक बताना चाहता है, लेखक क्या कहना चाहता है, इसको बताने की वहाँ पर कोई आवश्यकता नहीं। सीधे सारांश की हेडिंग डालिए, और सारांश की हेडिंग डालने के बाद उसका जो निचोड़ है, जैसे सरसों से तेल निकाल लिया जाता है, खली को बाहर फेंक दिया जाता है, ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर भी उसका निचोड़ है, उसको रखिए। लेखक क्या कहना चाहता है, फिर व्याख्या, तमाम लोग उसे मिलती जुलती चीज़ें डाल देते हैं, कविता लिख देते हैं, कहानी लिख देते हैं। तो इस जैसे कविता कहानी आई या जैसे गद्यांश के बाहर की चीज़ उसमें आपने जोड़ दी, वैसे ही वहाँ नंबर काट दिया जाएगा। या उसका स्टैंडर्ड है, या उसका मानक है, या उसकी कसौटी है। सारांश की कसौटी यह है कि जो गद्यांश है उसको भी छोटे से छोटे रूप में लिखा जाए। अगर उस कसौटी का आपने उल्लंघन किया, कसौटी का उल्लंघन कैसे करते हैं, उसमें कविता है, मुहावरा आपने उसको रख दिया। कसौटी का उल्लंघन दूसरे रूप में कैसे करते हैं कि उसमें बाहर की चीज़ें जोड़ दी, कविता जोड़ दिया, उद्धरण जोड़ दिया, चौपाई जोड़ दी, दोहा जोड़ दिया। तो जैसे आपने दोहा जोड़ा उससे परीक्षक ने नंबर काटा। तो इसलिए हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि उसमें ये चीज़ें निचोड़ के रूप में रखनी है। अब इसके बाद दूसरा पोर्शन आता है सारणी और पत्र लेखन का। तो इसमें सबसे ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। इसमें अगर आप बना बनाया प्रारूप होता है, कभी कभी तो इसी समझ लीजिए कि इसका कितना महत्व है कि वहाँ पर कभी कभी सीधे पूछ दिया जाता है कि शासकीय पत्र का प्रारूप प्रस्तुत करिए। तो उसके माध्यम से यही जानना चाहता है कि इसका जो ढांचा है उस ढांचे का आपने अनुपालन किया है या नहीं किया है। तो इसमें विशेष सावधानी की आवश्यकता होती है। निश्चित प्रारूप का मतलब है कि पत्र संख्या का उल्लेख करना, फिर जो प्रेषक है उसका नाम, पद नाम। अब यहाँ तक देखा जाता है कि प्रेषक के पश्चात आपने निश्चित समय निर्धारित स्थान पर कामा लगाया है या नहीं लगाया है। वहाँ पर अगर आप तिथि लिख रहे हैं तो जुलाई, मतलब जैसे जैसे अभी चंद्रयान के संदर्भ में मतलब 23 अगस्त को है, तो वहाँ पर अगस्त को 23/8 नहीं लिखेंगे, बल्कि क्या लिखेंगे, अक्षरों में लिखेंगे, अगस्त। ठीक है, अगर आपने 23/08 लिख दिया तो निश्चित रूप से वहाँ पर नंबर काट लिया जाएगा। भौदी है, भौदी के बगल में आपने कामा नहीं लगाया तो आपका नंबर काट लिया जाएगा। तो इसमें निश्चित रूप से आपको उसका जो प्रारूप है उस प्रारूप का पालन करना पड़ेगा। और इस प्रारूप के संदर्भ में किस प्रकार से शासकीय पत्र का प्रस्तुतिकरण किया जाना चाहिए, किस प्रकार से अर्ध शासकीय पत्र का प्रस्तुतिकरण किया जाना है, प्रज्ञा प्रवाह चैनल में बाकायदे इसको बताया गया है। जो अभ्यर्थी हैं जिन्हें जानने की जिज्ञासा है वहाँ पर देख करके इसके प्रारूप का अनुसरण कर सकते हैं। उसके बाद फिर इसके बाद खंड आता है कि पारिभाषिक शब्द आते हैं, अंग्रेजी और हिंदी, और हिंदी और अंग्रेजी। इसमें कोई भी विद्वान, कोई भी गुरु कुछ नहीं कर सकता है। यह ऐसा भाग है जिसमें केवल और केवल आपको ही करना है, आपको ही पढ़ना है। इसमें भी वही तरीका है, हमने जो पुस्तकें बताई हैं, चाहे वो हरदेव बाहरी हो या वासुदेव नंदन हो, या इसके अलावा जो इस प्रकार की पुस्तकें हैं अभी मैंने जो राजपाल सिंह की बताई है, तो उसमें पीछे ये चीज़ें दी हुई हैं, घटना चक्र में ये चीज़ें दी हुई हैं। आप उस वहाँ से उन प्रश्नों को याद कर सकते हैं। दूसरा तरीका यह भी है कि रोज़मर्रा के जीवन में, जैसे समीक्षा अधिकारी है ना, जैसे अभी हमने पत्रों की चर्चा की, तो पूछ लेता है कि अर्थशास्त्रीय पत्र है, अर्थशास्त्रीय पत्र की अंग्रेजी क्या होगी, तो क्या होता है, डेमी ऑफिशियल लेटर। ठीक है, तो इस प्रकार से जो चीज़ें बोली जा रही हैं, शासनादेश है, गवर्नमेंट आर्डर ना, जियो बोला जाता है, गवर्नमेंट आर्डर। तो इस प्रकार से इन सब में थोड़ा सा आप सजग रहेंगे, चलते फिरते, सोचते, उठते, बैठते,
आप इस बात को समझते रहेंगे, देखते रहेंगे कि किस प्रकार से ये जो अंग्रेजी के शब्द हैं इनका हिंदी में कैसे अनुवाद हो सकता है, या हिंदी के शब्द हैं इनका अंग्रेजी में कैसे अनुवाद हो सकता है, तो आपके लिए राह आसान रहेगी। ठीक है। उसके बाद फिर ये हो गया, उसके बाद फिर कंप्यूटर ज्ञान है। यहाँ पर भी जैसे आप सामान्य अध्ययन में कंप्यूटर के संदर्भ में पढ़ते हो, उसे यहाँ पर भी परीक्षा मंथन की आती है, कंप्यूटर से संबंधित अच्छी पुस्तक है, प्रामाणिक पुस्तक है, वहाँ से इसको पढ़ा जा सकता है। तो इस रूप में जो समीक्षा अधिकारी का सामान्य हिंदी का पोर्शन है, सामान्य हिंदी का भाग है, वह तैयार किया जा सकता है। सामान्य हिंदी के साथ साथ क्या है, निबंध का भाग है। देखिए निबंध का मतलब क्या होता है, अगर हम निबंध को देखेंगे तो इसका मतलब होता है नी उपसर्ग लगा हुआ है बंध, जो निशेषेण बंधयति, पूरी तरह से बांधे रहे। पूरी तरह से बांधे रहने का मतलब ये होता है जैसे गंगोत्री है, गंगोत्री जो गंगा है कहाँ से निकलती है, गंगोत्री से निकलती है, उसके बाद कहाँ तक जाती है, गंगा सागर तक जाती है। इसी प्रकार से आपका निबंध भी पूरी तरह से गंगा नदी की तरह प्रवाहमान होना चाहिए। वो गंगोत्री से निकले तो इस प्रकार से उसकी लय ताल बनी रहे कि वह जब समापन हो तो पहला भाग दूसरे भाग से बिल्कुल अलग ना रहे। एक तथ्य मैं आपके समक्ष और रखना चाहूँगा कि चाहे वो पीसीएस मुख्य परीक्षा का प्रश्न पत्र रहे हों या पिछली बार 2021 का, बहुत दूर में नहीं जाना, 2021 के तीनों निबंध प्रज्ञा प्रवाह चैनल से ही आए हैं। साहित्य और नैतिक मूल्य, सीधे सीधे अभी पीसीएस का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि की भूमिका, आप उठाकर पेपर देख लीजिए और प्रज्ञा प्रवाह चैनल का शीर्षक देख लीजिए, खूब हो वही उसी प्रकार का प्रस्तुतिकरण है और वही निबंध आया है। तो निबंध वाले भाग में हमको एक तरह से समझिए कि निबंध जो होता है वह आपके व्यक्तित्व का जीवित दर्पण होता है, आपके व्यक्तित्व का लिखित दर्पण होता है। एक प्रकार से निबंध में आपके कलम और आपका अक्षर नहीं होता है, वहाँ पर आपका व्यक्तित्व लिखा होता है और इस रूप में वह आपकी रूपरेखा को तय कर देता है। और इसी के साथ हम यह भी कहना चाहेंगे कि जो भी हमारे समीक्षा अधिकारी के अभ्यर्थी हैं या पीसीएस के अभ्यर्थी हैं, तो ये हमेशा ध्यान में रखिए, जो हमने अभी शुरुआत की थी कि आपके अंदर गुण छिपे हुए हैं ना, सारी चीज़ें हैं। तो हम ये कहेंगे कि ईश्वर ने तुम्हें करदान किए, हाथ पैर दिए हैं, सब वांछित वस्तु विधान किए, सारी चीज़ दी हैं, पुत्र पुष्कहें दिए, सब कुछ दिया है, प्रज्ञा प्रवाह चैनल दिया है जहाँ आप देख करके पढ़ सकते हो, सब वांछित वस्तु विधान किए, तुम प्राप्त करो उनको ना हो, फिर यह है किसका दोष कहो। जगदीश्वर हैं अवलंबन को, न रहो न निराश करो मन को। परमात्मा आपके साथ खड़े हुए हैं और फिर आप क्यों निराश हो रहे हो। बस एक कविता से इसका समापन करना चाहेंगे कि वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर काम किया। तो चाहे जितने भी विघ्न हों, आपको काम करना पड़ेगा और जैसे काम करोगे निश्चित रूप से सफलता आपके, आप दाहिने हाथ से काम करोगे, बाएं हाथ में आपकी सफलता आ जाएगी। इसी शुभकामना के साथ आपका और जो भी हमारे दर्शकगण हैं, श्रोतागण हैं, देखने वाले हैं, उन सबको सफलता की शुभकामनाएं। बहुत बहुत आभार सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे व्यूअर्स को इतनी अच्छी गाइडेंस दी। धन्यवाद धन्यवाद भांसु। तो दोस्तों, आप लोग ने देखा जिस तरीके से सर ने वीडियो में गाइडेंस आप लोग को प्रोवाइड किया। अब सारी चीज़ें एक ही वीडियो में करना तो पॉसिबल नहीं है, अलग अलग टॉपिक पर बात करना, लेकिन प्रज्ञा प्रवाह चैनल का लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। वहाँ पर सर ने अलग अलग टॉपिक पर अलग अलग चीज़ों के बारे में बताया है, जैसे कि निबंध कैसे लिखना या फिर ड्राफ्टिंग वगैरह वाला होता है पार्ट, वो चीज़ कैसे करना है। तो आप लोग वहाँ पर जाकर वीडियो में डिटेल में देख सकते हैं। तो आज का वीडियो कैसा लगा आप लोग को एक बार कमेंट करके जरूर बताना है। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।